गुड इवनिंग। तो अब हम शुरू करते हैं नेतृत्व की तीसरी क्लास। जो पिछली दो क्लास हमारे दो लेक्चर हुए, उसमें हमने लीडरशिप के बहुत सारे पहलू हम डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि जितना समय क्लास में आप जुड़ रहे थे, थोड़ा समय लग रहा था, उस पीरियड में मैंने कुछ चीजें लिख ली है, तो इससे थोड़ा सा काम हमारा हल्का हो जाता है। तो मैंने पिछली जो क्लास अब तक जो हमने किया है उसके बारे में बताया कि हमने क्या क्या किया है। हमने नेतृत्व का अर्थ समझ लिया है। हम नेतृत्व और प्रबंधन, लीडरशिप और मैनेजमेंट के भीतर तुलना हमने देख ली है। नेतृत्व की जो विभिन्न शैलियां हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजेज फेयर, उनके बारे में हमने डिटेल से देखा है। हमने देखा है थ्योरीज, ग्रेटमैन थ्योरी कल की क्लास में, ट्रेट थ्योरी, और बिहेवियरल थ्योरी में मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी हम देख चुके हैं। और जो है अब हम बिहेवियरल थ्योरी के आगे के पहलू हम देखेंगे। तो ये पीछे की क्लास रही है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और फिर भी मैं थोड़ा सा आपको पीछे से कनेक्ट करता हूँ 5-7 मिनट लेते हुए, और हम आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ पिछली क्लास, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। मैंने आपको बताया है कि नेतृत्व क्या है, तो बहुत सारी डिटेल से चर्चा की, लेकिन उसका सार ये था कि नेतृत्व जो है किस संगठन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे हम नेता कहते हैं, अन्य व्यक्ति जिसे हम अनुयायी कहते हैं, किसी विशेष परिस्थिति के भीतर अंतर व्यक्तिगत प्रभावशीलता के माध्यम से, मतलब अपने व्यवहार से दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करके किसी साझा उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम नेतृत्व कहते हैं, जिसके चार घटक होते हैं: नेता, अनुयायी, एक उद्देश्य और परिस्थिति, और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम अंतर व्यक्तिगत प्रभावशीलता कहते हैं। ओके। फिर हमने नेतृत्व और प्रबंधन के बीच का अंतर देखा। तो बहुत सारी चर्चाएं दो क्लासेज में हो चुकी हैं, लेकिन सार रूप में ये समझना है कि प्रबंधन जो होता है उसमें नेतृत्व के अतिरिक्त भी, मतलब दूसरों को प्रभावित करने के अतिरिक्त भी बहुत सारी गतिविधियां होती है, और सामान्यतः हम उसे पोस्ट कोर गतिविधियां कह देते हैं। मतलब प्रबंधन एक व्यापक अप्रोच है जिसका नेतृत्व एक भाग होता है। जहां प्रबंधन का काम व्यवस्था बनाए रखना होता है, वहीं नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना होता है। ओके, अब डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। तीन तरह की स्टाइल्स मैंने बताई थी: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजेस फेयर। और उसमें मैंने बताया था तीनों ही तरह की जो नेतृत्व शैली है, उसमें सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में कौन सी नेतृत्व शैली को अपनाया जाए। ओके। और हम फिर कल की क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया, वो बताया कि नेतृत्व के बारे में बहुत सारा शोध हुआ है, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। उन्हें हम मोटे तौर पर चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: एक ट्रेडिशनल थ्योरी, एक बिहेवियरल थ्योरी, एक सिचुएशनल थ्योरी, और एक है आपका मॉडर्न थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी को आप सिस्टम अप्रोच भी कह सकते हो। तो इस तरह से हम देखे थे। कल हमने ट्रेडिशनल थ्योरी को पूरा किया, जिसमें दो थ्योरी हमने डिटेल से पढ़ी। एक थी ग्रेटमैन थ्योरी और दूसरी थी ट्रेड थ्योरी। ग्रेटमैन थ्योरी, जिसे हम हिंदी में महान व्यक्ति सिद्धांत भी कहते हैं, और इसका तात्पर्य इसमें हमने बताया था कि इस थ्योरी को मानने वाले लोग, जो विशेषकर रोमन साम्राज्य से और उनसे ज्यादा प्रेरित थे, उनका ये मानना है कि नेता जन्म से ही महान होता है, और उसमें जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, नेता बनाए नहीं जा सकते। नेता होता ही इसलिए है क्योंकि वो नेता होता है, क्योंकि वो नेता बनने के लिए होता है, क्योंकि वो महान होता है, क्योंकि उसने ईश्वर को भेजा है। तो इस रूप में मानते थे, और इसीलिए ये जो परंपरागत थ्योरी है। लेकिन दूसरी थ्योरी इसकी प्रतिक्रिया में आई और कहा कि ये बात सही है कि नेता में बहुत सारे गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, लेकिन ये ट्रेड्स केवल जन्म से ही हो या ईश्वरीय हो, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब हो भी सकता है, लेकिन इन गुणों को विकसित भी किया जा सकता है। अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग लिस्ट बताई, जिसमें चेस्ट्राई, बर्नार्ड और ओडवे का नाम प्रमुख है। लेकिन बाद में जाकर के देखा गया कि गुणों की कोई सार्वभौमिक सारणी नहीं दे पाए, गुणों का पद सोपान नहीं दे पाया। और बाद के अध्ययनों में साबित हुआ कि केवल गुण ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है, और बल्कि परिस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमने ट्रेडिशनल थ्योरी देखी। फिर हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल था बिहेवियरल थ्योरी का, जो है मैनेजरियल ग्रिड। लेकिन फिर उससे पहले हम बिहेवियरल थ्योरी के बारे में चर्चा की कि व्यवहारवादी सिद्धांत या उपागम जो नेतृत्व के हैं, वो इस बात का अध्ययन करते हैं कि नेता में क्या गुण है
यही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो कैसे व्यवहार करता है ये महत्वपूर्ण होता है। मतलब वो कैसे निर्णय लेता है, कैसे वो संचार करता है, और कैसे वो जो है कोऑर्डिनेट करता है, कैसे दूसरों को जोड़ता है। नहीं, वो सारे व्यवहार के गुण जो है, कैसे वो अंतर संबंध स्थापित करता है, कैसे वो काम करवाता है, वो सारे जो गुण है, वो जो व्यवहार जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो थ्योरी थी वो थी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, जिसे हम हिंदी में प्रबंधकीय जाल सिद्धांत भी कहते हैं, जो पॉल हर्शे एंड केनेथ नहीं नहीं जो रॉबर्ट ब्लैंक एंड जेन माउंटेन का जो विचार था, उनका ये विचार था कि मनुष्य के व्यवहार दो तरह का, मतलब मनुष्य के व्यवहार को या नेता के व्यवहार को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वो व्यवहार जो टास्क सेंट्रिक हो, जो प्रोडक्शन सेंट्रिक हो, और एक वो व्यवहार जो पीपुल सेंट्रिक हो। और इन्हें उन्होंने ग्राफ में, शायद मैं अगर ले पाऊं तो देखता हूं, इन्हें उन्होंने एक ग्राफ के अंदर शामिल किया। अगर हो पाएगा तो मैं जरूर देखता हूं, अदरवाइज ताकि आपको थोड़ा सा कल वाली क्लास को हम कनेक्ट कर पाए तो देखते हैं कि अगर मिल जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन शायद हाँ, शायद हो जाना चाहिए ये मॉडल। तो ये मॉडल कल मैंने क्लास के भीतर डिस्कस किया था कि जो एक है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और एक है कंसर्न फॉर पीपल। दो तरह के व्यवहार जो है, उस व्यवहार को हम एक इसको एक्स एक्स पे लेते हैं, इसको वाई एक्स पे लेते हैं, और एक्स एक्स पे इसको 9 भागों में बांटते हैं और वाई एक्स पे भी 9 भागों में बांटते हैं। जहाँ एक होता है वो लोवेस्ट, मतलब वो सबसे कमतर को देखा जाता है, और 9 है वो सबसे अधिक को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से पूरे ग्राफ को ब्लैंक और माउंटेन कहते हैं कि हम 81 प्रकार के व्यवहारों में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इन 81 प्रकार को हम कुल मिलाकर के 5 प्रकार की नेतृत्व शैली या प्रबंधन में बांट सकते हैं। जिसमें से एक जो है, ये जो वन वन सिचुएशन है, इसको नाम भी दिया। ये वन वन सिचुएशन है, वो एम्पावर सेड या दरिद्र प्रकार का प्रबंधन कहलाता है, जिसमें नेता न कर्मचारियों का ध्यान रखता है, न उत्पादन पे बल देता है। जो 9-1 है, मतलब ये पहला अक्षर एक्स का होता है, दूसरा अक्षर वाई का होता है। 9-1 जो सिचुएशन है, आप पूरी तो वही समझ पाएंगे जो पिछली क्लास में थे। आप जरूर इसको, कि जो डायरेक्ट इस क्लास में देख रहे हैं, उससे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास को पहले वो देखें, क्योंकि मैंने लगभग 1 घंटा, लगभग ये 40-45 मिनट डिस्कस किया होगा। यहाँ मैं 2-3 मिनट में सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये जो 9-1 सिचुएशन है, वो 9-1 सिचुएशन टास्क लीडरशिप या टास्क मैनेजमेंट को दिखाता है, जहां ये पहला अक्षर एक्स को दिखाता है, दूसरा अक्षर वाई को दिखाता है। और ये जो लीडरशिप है, वो व्यवहार ऐसा होता है जो उत्पादन पे बल देता है, कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखता। ऐसे ही जो 1-9 सिचुएशन है, वो कंट्री क्लब प्रकार का मैनेजमेंट या लीडरशिप कहलाता है, जो एक तरह से अधीनस्थों की सहूलियत को ज्यादा देखता है। कंट्री क्लब मतलब उनकी सुविधाओं की, उनकी खुशी की, उनकी संतुष्टि की परवाह ज्यादा करता है, उत्पादन पे बल नहीं देता। और जो 9-9 सिचुएशन है, इसमें नेता दोनों चीजों को हाईएस्ट स्थिति में रखता है। और ब्लैंक और माउंटेन का ये मानना है कि ये जो 9-9 सिचुएशन है, ये सबसे बेहतरीन सिचुएशन है, ये सबसे बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है। लेकिन इस तक पहुंचना आसान काम नहीं है। इसी तरह से ये बीच की सिचुएशन जो 5-5 है, ये ऑर्गेनाइजेशनल मैन मैनेजमेंट कहलाता है। कुछ कुछ पुस्तकों में इसे मिडिल मैन लीडरशिप भी कहा गया है, जिसमें दोनों के बीच में सामंजस्य रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो था वो ये है इसमें, यहाँ पे एक और मैं ग्राफ पिछली क्लास को अगर रिपीट कर सके, तो वो ये था, ये वाला था कि ये जो हमको टीम लीडरशिप तक जो 9-9 सिचुएशन थी, वहां तक अगर हमको पहुंचना है, तो फिर हमको ये 6 स्टेजेस ब्लैंक और माउंटेन ने बताया कि सबसे पहले लेबोरेटरी सेमिनार ट्रेनिंग दीजिए, मतलब थ्योरी समझाइए अपने साथियों को। फिर है टीम डेवलपमेंट, मतलब छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दीजिए और उन ग्रुपों को छोटे छोटे अपने अपने लक्ष्य तय करने दीजिए।
फिर इंटर ग्रुप डेवलपमेंट करवाएं, मतलब उन ग्रुपों को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने दीजिए। और फिर जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग, मतलब उन सबको मिलकर के एक साझा उद्देश्य और मानक और प्रक्रियाओं को तय करने दीजिए, जिसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट को भी आप इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह से बाद में पांचवी है कि आप जो है गोल अटेनमेंट, मतलब अब आप लगा दीजिए कि वो अपने लक्ष्य में जुट जाए। और जब समय समय पर आप क्या करते रहिए, स्टेबलाइजेशन, मतलब आप मूल्यांकन करते रहिए और देखिए कि वो स्थिर हो जाए, वो एक सेट हो जाए। इस तरह से टीम जो लीडरशिप है, टीम प्रकार की अप्रोच है, उसके डेवलपमेंट के भी उन्होंने 6 स्टेजेस बताए। तो इस तरह से मैंने लीडरशिप जो है उस पार्ट को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। आज हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये मेरे शुरुआती 10-12 मिनट इसी में चले गए, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपका रिवीजन फास्ट हो जाता है, साथ साथ में आप कनेक्ट कर जाते हो। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। आप भी पिछली क्लासेस की जो कोई कमेंट्स हो तो उन्हें बता दीजिए। तो ये तो मैंने एक फास्ट रेल बना करके आपको थोड़ा सा बता रहा था। अब जो है मैं थोड़ा स्लो स्लो, चूंकि मुझे जहाँ पता है ये बात कि आप लोगों का ये टॉपिक नए भी हैं, मुझे लगता है कि आरएस के चयन में निर्णायक भी होंगे। और इसका मैटर तो मैं, चूंकि मैं ही इतना पढ़ता हूं, तो आप लोग फालतू में क्यों इतनी हिमाकत करो इधर उधर। आप सब लोग सरेंडर करो, मुझे सौंपो, मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखो और पढ़ो। यही सबसे बेस्ट तरीका है जो मेरी समझ में आता है। अदरवाइज मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन जो बेस्ट मुझे दिखता है वो यही है। ओके, तो ठीक है, तो ये चीजें चीजें हैं, और बाकी आपका कुछ क्वेश्चंस होता मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो अभी हम, मैंने कुछ कुछ लिख लिया था। अब हम देखेंगे रेंसिस लिंकर्ट का नेतृत्व का मॉडल। आपका क्वेश्चन सेपरेट से आता है। मैं जब आईएएस का एग्जाम दे रहा था 2010 वाला, है ना, आरएएस सेलेक्ट होने के बाद, उस समय यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ, मतलब एक छोटी सी जगह से। इसलिए आप ये तो छोड़ दीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, सिस्टम 4 लिख करके क्वेश्चन आ गया था। तो क्या है वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रांसिस लिंकर्ट अमेरिका का एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का विद्वान रहा है। जो मिशिगन यूनिवर्सिटी थी अमेरिका में, उसमें वो प्रोफेसर रहे। उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, और अध्ययन के पश्चात, ध्यान से सुनो इस बात को, अध्ययन के पश्चात उन्होंने नेतृत्व की 4 व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया। ध्यान दीजिए, नेतृत्व की 4 व्यवस्थाओं का, 4 सिस्टम का प्रतिपादन किया। इसीलिए उनके मॉडल को कहा जाता है 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप मॉडल। क्लियर? आप लिखते जाइए इन बातों को, 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप मॉडल। फ्रांसिस लिंकर्ट कौन है? एक प्रोफेसर है। कहाँ के हैं? मिशिगन यूनिवर्सिटी के हैं। ध्यान दीजिए, कहाँ के हैं? मिशिगन यूनिवर्सिटी के हैं। कहाँ है ये? अमेरिका के भीतर है। ठीक है, किस पे काम किया? लीडरशिप पे काम किया, मानव व्यवहार पे काम किया। क्या थ्योरी दी? लीडरशिप की 4 सिस्टम मॉडल दिया नेतृत्व का, जिसमें क्या कहा कि जो सिस्टम है, सिस्टम फर्स्ट, मतलब इस तरह का जो नेतृत्व की शैली है, उसे उन्होंने नाम दिया एक्सप्लोटेटिव। उसे उन्होंने नाम दिया, अंग्रेजी शब्द याद रहना दोस्तों जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा हिंदी पे निर्भर, अंग्रेजी वर्ड जरूर पता हो। हिंदी माध्यम वालों को बता रहा हूं मैं ये बात। एक्सप्लोटेटिव मतलब निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश मतलब उन्होंने कहा, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता स्वयं लक्ष्य निर्धारित करता है। ध्यान दीजिए, एक एक चीज, अब मैं धीरे आ रहा हूं। नेता स्वयं लक्ष्य निर्धारित करता है, निर्धारण करता है। ठीक है,
स्वयं लक्ष्य निर्धारण करके वो अधीनस्थों को बताता है आपको ये करना है। अधीनस्थों की कोई सहभागिता नहीं होती है। मतलब संचार जो होता है ऐसे नेतृत्व में, संचार एक मार्गी होता है। अधीनस्थों की भूमिका नील बटे नील नहीं होती है, अधीनस्थों की कोई भूमिका नहीं रहती है। संचार होता है वो एक मार्गी होता है। ओके, एक तरह से ये ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है वो वाली स्थिति है, तानाशाही प्रकार की। पर्यवेक्षण क्या होता है? कठोर होता है। किस पे ज्यादा बल देता है? पर्यवेक्षण कठोर, कठोर होगा, नकारात्मक होगा। किस पे बल देगा? उत्पादन पे बल देगा। मैं कहता हूं, मैं ही जानता हूं ये, मतलब जो हमने ऑटोक्रेटिक स्टाइल देखी वो सारा मैटर यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से जैसे जैसे सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4 में हम जाते हैं, वैसे वैसे नेता ज्यादा उदार और ज्यादा पार्टिसिपेटिव होता जाता है, ध्यान देना। और सिस्टम 4 जो है उसमें वो कंप्लीटली पार्टिसिपेटिव हो जाता है, मतलब वो कंप्लीटली ग्रुप डिसीजन लेना शुरू करता है पूरा। तो सिस्टम 1 से सिस्टम 4 की तरफ चलते हैं तो आप मन से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप मन से भी, कोई जरूरत नहीं, किसी किताब की भी जरूरत नहीं है। आपको एक बात समझ में नहीं आनी चाहिए कि सिस्टम 1 से सिस्टम 4 की तरफ मूव करेंगे तो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा नेता है। सिस्टम 4 कैसा है और बीच का कैसा होगा ऑटोमेटिक आप लिख देंगे। तो सिस्टम 4 में पहले मैं बता देता हूं, नेता जो है समूह निर्णय लेता है, समूह निर्णय लेता है, सामूहिक लक्ष्य तय करता है, अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, कि स्वायत्तता या स्वतंत्रता, ये रख देंगे। और संचार जो है बहुमार्गी संचार होगा। अधीनस्थों को खुद को अपने लक्ष्य तय करने का भी मौका देता, मिलके टीम के तौर पर काम करती है पूरी। और सिस्टम 2 और सिस्टम 3 इनके बीच की स्थिति है। मतलब सिस्टम जो टू होगा वो थोड़ा उदार होगा, नहीं है, वो उसकी तुलना में थोड़ा उदार होता है। उदार समझे तो मतलब नेता, इसका इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा बेनेवोलेंट का? पहले हिंदी अनुवाद भी देख ले। इसे कहते हैं, हिंदी अनुवाद इसका जो होता है परोपकारी, परोपकारी। मतलब नेता थोड़ा दयालु होता है, अधीनस्थों पर थोड़ा विश्वास करता है, पर कुछ विश्वास करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उनसे सलाह भी लेता है। मतलब आप देखो, निर्णयों का कुछ प्रत्यायोजन करता है, कुछ कुछ निर्णयों का कुछ प्रत्यायोजन करता है, कुछ सुझाव भी लेता है, सुझाव, बस। कंसल्टेटिव का मतलब होता है सलाहकारी, ये इनके बीच की सलाहकारी। और पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है भागीदारी नेतृत्व, भागीदारी, पार्टिसिपेटिव मतलब भागीदारी नेतृत्व। सलाहकारी में और उदार हो जाता है, वो केवल निर्णय नहीं लेता बल्कि निर्णय से पूर्व, निर्णय से पूर्व अधीनस्थों से परामर्श करता है,
लेकिन ध्यान देना, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं ही लेता है। थोड़ा और ज्यादा डेलीगेशन करता है, सकारात्मक वातावरण बनाता है, थोड़ा खुल के भाई हाँ बताओ बताओ, लेकिन फाइनल डिसीजन तो मेरा होगा। तो इस तरह से जो लिंकर्ट ने बताया कि नेतृत्व जो है उनका, नेतृत्वकर्ता का 4 प्रकार का व्यवहार हो सकता है: एक्सप्लोटेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। हर हर एक मतलब आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि सिस्टम 1 क्या है, सिस्टम 2 क्या है, सिस्टम 3 क्या है, सिस्टम 4 क्या है, और आपको ये भी पता हो सिस्टम 1 में एक्सप्लोटेटिव है, सिस्टम 2 में बेनेवोलेंट है, सिस्टम 3 में कंसल्टेटिव है, सिस्टम 4 में पार्टिसिपेटिव है। और सबसे बेस्ट प्रकार का नेतृत्व कौन सा है इनमें सबसे बेस्ट? तो वो कहा कि इनमें सबसे जो बेस्ट है, इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो यह है, यह सबसे बेस्ट है। इसलिए हमें किसी संगठन के भीतर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। और यह है एक तरह से, अगर आप इसे देख रहे हो तो न्यू पब्लिक सर्विस का जो कंसेप्ट है वो पूरा इसी तरह से है कि मिलके साझा उद्देश्य तय करते हैं, जिसके भीतर लोक प्रशासन मतलब सरकार, सिविल सोसाइटी, लोग और भी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है वो सब मिलकर के एक कॉमन गोल्स को करें और सभी की अकाउंटेबिलिटी हो। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ये जो टर्म है ये आप लिंकर्ट के साथ मैच करते हुए कई जगह रेफरेंस के तौर पर दें। मैं आपको थोड़ा सा एहसास करवा रहा हूं कि क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्कोर नहीं आता है, क्योंकि आप इंटरडिसिप्लिन नहीं करते हो टॉपिकों को। एक टॉपिक में किसी दूसरे का रेफरेंस के साथ में और विद रेफरेंस आप बात नहीं रखते हैं। तो ये जो रटने की बजाय आप थोड़े से इस मैटर को यूज करना कि मुझे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या सिस्टम 4 और रैंसिस लिंकर्ट को मैं अन्य अन्य जगह आरएस के सिलेबस में, सिविल सर्विसेज में कहां कहां यूज कर सकता हूं, ये उसी समय तय होना चाहिए, न कि केवल ये देखना कि आपका लिंकर्ट पे क्वेश्चन आए तो ही मैं बताऊं। जिससे कि ये आपको मदद करते हैं दूसरी जगह, और जब वहां लिखते हो तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। मतलब मैं तो इस वर्चुअल दुनिया में सिर्फ आशा ही कर सकता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मेरी फीलिंग्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से कनेक्ट करिए आप जो है, जरूर आप लगातार आप लिखते भी रहिए। ओके, तो ये एक मॉडल हमने देखा। इसकी भी समीक्षा है बहुत अच्छा। मतलब अगर आप इसकी समीक्षा करो केवल इसी की, तो समीक्षा में मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें परिस्थिति की बात नहीं कही गई है। और जो अलग अलग प्रकार की लीडरशिप बताई गई है उनमें बहुत माइनर डिफरेंसेस बताए गए हैं। एक से दूसरी प्रकार की लीडरशिप पे शिफ्ट होना उतना आसान नहीं है, और आगे के आधार पे हम आलोचना कर देते हैं, क्योंकि हर जगह पार्टिसिपेटिव लीडरशिप सफल हो ऐसा भी तो जरूरी नहीं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और दूसरे प्रकार के अगर अधीनस्थ बिल्कुल नए नए हो, मेच्योर ही नहीं हो, तब तब ये वाली लीडरशिप ज्यादा सक्सेस होगी। तो आलोचना जो है उत्तरवर्ती अध्ययनों से किया जाता है। तो एक मुझे लगता है कि लिंकर्ट का नेतृत्व संबंधी विचार, उसमें उनका 4 सिस्टम मॉडल, और उसमें भी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये आपकी इस पे एक समझ बन जानी चाहिए। ठीक है, ओके। एक और हम देखते हैं वो है व्यवहारवादी का जो मॉडल है नेतृत्व का, उसमें हम एक और देखते हैं वो है ओयो यूनिवर्सिटी स्टडी, ओयो विश्वविद्यालय का नेतृत्व पर जो अध्ययन है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं
कि वो क्या कहता है। हालांकि मोटे तौर पर बात वही कहता है, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी ऑफ लीडरशिप पर आ जाए तो आपको फिर पर्टिकुलर यही शब्द देना पड़ेगा जो उसमें कही गई है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि अगर कोई मॉडल दिया जाता है और उस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए मैं बातें लगभग एक जैसी है, रिपीट हो रही है, लेकिन तब भी उसमें आपने जो पर्टिकुलर टर्म यूज की है कम से कम वो टर्म्स आप जरूर यूज करो। बाकी बीच की बातें आपकी एक समझ बन जाती है तो आप आराम से अनुमान से भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो टर्म है वो होना चाहिए जो एक्चुअल में उस थ्योरी में या उस स्टडी में दी गई है। तो ये जो है, ये जो अध्ययन है 1940 के आसपास किया जाता है। अध्ययन करने वाला जो ग्रुप है उसका नाम है ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च समूह, ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च ग्रुप, ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च ग्रुप, उन्होंने ये अध्ययन किया। कब की बात है? लगभग 1940 के आसपास का यह अध्ययन है। क्या कहा? वैसे सबसे पहले स्टडी यही थी, उसके बाद ही थी दूसरी स्टडी। तो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मानव का जो व्यवहार है वो दो तरह का होता है। एक नेता का व्यवहार, जैसे मैनेजरियल ग्रेड में कहा कि कंसर्न टू प्रोडक्शन, ध्यान देना, जो उसमें कहा कंसर्न टू प्रोडक्शन, वो ओहियो यूनिवर्सिटी स्टडी में कहा इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, मतलब उसका नाम दिया इनिशिएटिव स्ट्रक्चर और शॉर्ट में लिखा आईएस। ध्यान देना, इसे हम हिंदी में कहेंगे, हिंदी के लिए ये जो शब्द है वो शब्द इसमें यूज करेंगे संरचनात्मक पहल करने वाला या संरचनात्मक संबंध मूलक व्यवहार, संरचनात्मक संबंध मूलक नेतृत्व ये। और दूसरा ये एक्स एक्स हो गया, दूसरा वाई पे कहा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कंसर्न फॉर पीपुल जो था मैनेजरियल ग्रेड में, इसे हिंदी में कह सकते हैं हम अंतः संबंध, अंतः संबंध, अंतः संबंध मूलक मूलक व्यवहार। व्यवहार लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। मतलब शब्द बदल गए। जहां मैनेजरियल ग्रेड में आप ये देखें, मैं पीछे लेके आता हूं, जहां मैनेजरियल ग्रेड में आपने कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपुल नाम दिया, सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से इसमें क्या कहा कि कंसर्न फॉर पीपुल को नाम दिया कंसिडरेशन और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को नाम दिया इनिशिएटिव स्ट्रक्चर आईएस। और वहां पे जैसे 5 प्रकार की नेतृत्व शैली बताई, टोटल 81 में डिवाइड करके। इसमें ये कहते हैं कि नहीं, हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं, मतलब कि 4 ग्राफ के खाने, 4 तरह का नेतृत्व हो सकता है। नंबर 1 ये वाला, मतलब ये जो है वो लो को दिखाएगा, ये वाला, ये जो कॉलम है ये हाई को दिखाएंगे। तो ये जो है वो लो आईसी आईएस और लो सी, मतलब इसने कोई नाम नहीं दिया पर्टिकुलर, लेकिन एक नेतृत्व यह होगा जहां संरचनात्मक संबंध भी कम होगा और कंसिडरेशन भी कम होगा। मतलब एक तरह से जो एम्पावर सीट तरह की लीडरशिप थी वो नेतृत्व यहां रहेगा। एक तरह से वैसे ही, बस इसको नाम दिया
कि हम इसे कहेंगे लो आईसी एंड लो सी। यहां हो जाएगा हाई आईएस एंड लो सी। मतलब जो टास्क पे ज्यादा दबाव होगा, उत्पादन की परवाह ज्यादा होगी, संरचनाओं और औपचारिकता पर ज्यादा बल होगा, संबंधों पर या अनौपचारिकता पर बल नहीं होगा, कर्मचारियों के हितों का ध्यान या अधीनस्थों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो ये नेतृत्व कैसा होगा, आपको क्या लिखना है कि ये लिख करके इसके बारे में 2 लाइन, ये लिख करके इसके बारे में 2 लाइन, जो ऑटोमेटिक लिख देंगे आप लोग। और मैं चूंकि इस पे अब पुस्तक लिख रहा हूं तो उसमें मैं भी थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, बहुत डिटेल से। मैं अभी मैं इसी पे काम कर रहा था कि मुझे काफी बड़ा मैटर बन रहा है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे एक बैलेंस किया जाए इसके भीतर। ओके, यहाँ पे चीजें देखते हैं। ये वाला अगर मैं इसे देखता हूं तो यहाँ आपका हो गया लो आईएस एंड हाई सी। तो एक तरह से वो कंट्री क्लब स्टाइल ही आ गया। और अगर ये वाला कॉलम है तो इसमें दोनों ही हाई आ जाएगा, हाई आईएस एंड हाई सी कंसिडरेशन। तो 4 तरह का नेतृत्व व्यवहार हो सकता है। ऐसा ओयो की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च ने अध्ययन करके बताया, और उसमें ये बताया उन्होंने कि ये जो 4 प्रकार के जो नेतृत्व है उसमें से जो सबसे बेस्ट नेतृत्व है वो ये सबसे बेस्ट ये वाला है। मतलब उसमें जो टीम प्रकार का मैनेजमेंट या लीडरशिप थी, सेम उसी प्रकार से इसमें जो है वो हाई आईएस और हाई सी जो है वो सबसे बेस्ट प्रकार की लीडरशिप है। तो ये यहाँ बताया। तो अब आपको मैनेजरियल ग्रिड की वाली ही बात सारी है, लेकिन बस जब आपका ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी या ओयो यूनिवर्सिटी का अध्ययन आए तो आपको 2-3 बातें उसमें जरूर बतानी है कि इसमें नेता के व्यवहार को 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक इनिशिएटिव स्ट्रक्चर एंड एक दूसरा कंसिडरेशन। और इस आधार पर 4 प्रकार की नेतृत्व शैलियां या 4 प्रकार के नेतृत्व व्यवहारों का जिक्र करते हैं। अध्ययनकर्ता समूह का नाम ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च था। बस अगर आप इतनी बातें आपको जानकारी होगी तो आप आराम से ओयो स्टेट पे आप अपनी बात रख देंगे और वो कंप्लीटली आप इंश्योर रहिए 100% आप ऐसे क्वेश्चंस में स्कोर पाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ना उनमें या तो सही होते हैं या गलत होते हैं। तो आपकी समझ बन गई तो सही होंगे, और नहीं बनी तो गलत होंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा रुक के पहले मैंने ये टॉपिक्स लेना इसलिए उचित समझ रहा था कि इस समय एक सही समय है आपकी आरएस की तैयारी की, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जिसमें आप बेहतर तरीके से जो है अपनी एक समझ बना सकते हैं। ओके, एक और हम इसमें लास्ट और पढ़ सकते हैं इसी के भीतर, और वो है मिशिगन अध्ययन। व्यवहारवादी अध्ययन में एक और हम पढ़ सकते हैं मिशिगन अध्ययन। मिशिगन मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी का नाम है जहां रेंसिस लिंकर्ट ने काफी काम किया। यह बड़ा अध्ययन केवल रेंसिस लिंकर्ट ने नहीं किया, उसके सहयोगियों के साथ मिलकर के किया। मतलब लिंकर्ट प्लस हिज एसोसिएटेड, जो भी उनके सहयोगी थे उनके साथ काम किया उन्होंने। और उन्होंने पाया, ध्यान देना, उन्होंने पाया कि ये इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जो नेतृत्व है वो 2 तरह का ही होता है, ज्यादा नहीं। नेता का व्यवहार सिर्फ 2 ही तरह का नेता का व्यवहार होता है। ये जो हम अभी जो कर रहे हैं, इतना जो जटिल बना दिया, ये इतना जटिल की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नेता के व्यवहार को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेतृत्व जो है वो 2 तरह का ही होता है। एक
टास्क सेंट्रिक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कार्य केंद्रित नेतृत्व, अंग्रेजी में कहेंगे टास्क सेंट्रिक लीडरशिप। एक और दूसरा है वो है कर्मचारी केंद्रित, कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व। मतलब अंग्रेजी में हम कहेंगे एम्प्लॉई सेंट्रिक लीडरशिप। ओके, और ये दो नाम ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बातें तो वही है जो पहले हम कर चुके हैं। आप मन से भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आप बता सकते हो कि केवल उत्पादन पर बल देता है, आप बताएंगे इस तरह का नेतृत्व। कठोर पर्यवेक्षण करेगा, ये भी बता सकते हो। अधीनस्थों को कम स्वायत्तता देगा, बहुत कम स्वायत्तता देगा, ये भी आप बता सकते हो। एक नेता स्वयं निर्णय लेता है, निर्णय लेता है, और औपचारिक ज्यादा होता है, मतलब अनौपचारिक कम रहेगा, औपचारिक अधिक होगा, फॉर्मल अधिक होगा। ये सारी बातें आप जो अब तक आ रही है वो सब यहाँ लिख सकते हैं। और जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि ये जो है वो मानव संबंधों को अधिक महत्व देता है, ये शब्द शायद ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मानव संबंधों को अधिक महत्व देता है। एक सकारात्मक पर्यवेक्षण, एक पॉजिटिव सुपरविजन करेगा, मतलब उन्हें, इसका मतलब यह है कि उन्हें गलती होने पर प्रोत्साहित करेगा कि गलती दोबारा ना हो, और उन्हें अभिप्रेरित करेगा और ज्यादा बेहतर बनने के लिए। नहीं है, सामूहिक निर्णय लेगा, सामूहिक निर्णय लेगा, अधिक लोकतांत्रिक होगा, भागीदारी अधिक होगी। वो सारी चीजें जो आप अच्छी 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 लिख सकते हो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी, लेकिन मैंने कुछ कुछ शब्द यहाँ बताया कि बेसिकली दो तरह की नेतृत्व शैली होती है। और आगे क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। आगे ये कहा इन्होंने कि ये जो दो तरह की नेतृत्व शैली हम बता रहे हैं, उनमें से ये जो नेतृत्व शैली हम बता रहे हैं ये बेहतर सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व शैली है। सर्वश्रेष्ठ तो क्या, ये बेहतर नेतृत्व शैली है ये। लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि ये बेहतर तो है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के भीतर कार्य केंद्रित नेतृत्व शैली भी अच्छी होती है। लेकिन नेतृत्व के दो तरीके होते हैं। अगर आप मैकग्रेगर की थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के मोटिवेशन में, तो जहां कार्य केंद्रित नेतृत्व शैली एक तरह से एक्स थ्योरी है उसकी, और कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व शैली है वो उनकी वाई थ्योरी है। आप आगे जाके पढ़ेंगे तब ये बात आपको कनेक्ट करेगी। तो दो तरह की जो ये नेतृत्व शैलियां हैं वो इस तरह से है। क्लियर? अब पूरी की पूरी व्यवहारवादी थ्योरियों को आप एक जगह लेके आओ, जिसमें हमने मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी पढ़ी, हमने मिशिगन हमने लिंकट का फोर सिस्टम मॉडल देखा, हमने मिशिगन स्टडी देखी, हमने जो है ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी का अध्ययन देखा, और उसमें हम जो है और कौन सी देखी, चार तो ये होगी, एक लिंकट की थ्योरी हो गई, ओयो स्टेट हो गई, आपका रेंसिस लिंकट, तीन तो मैंने आज बता दी, और कल मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी। सभी को अगर हम एक साथ देखते हैं तो इसे बिहेवियरल में क्यों रखा, क्योंकि सभी थ्योरी नेता के व्यवहार का अध्ययन करती है, परिस्थितियों का नहीं करती, गुणों का भी नहीं करती, कि वो कैसे
लीडरशिप करें, वो उनका व्यवहार महत्वपूर्ण है। नंबर एक चीज, सब में कॉमन बात यह है कि मानव व्यवहार, जो नेता का व्यवहार है, उसके दो पक्ष होते हैं, उनके नाम अलग अलग रखे। एक पक्ष वो है जो औपचारिकता पर और जो उत्पादन पर या लक्ष्य पर फोकस्ड होता है, और एक पक्ष वो है जो अनौपचारिकता, मानव संबंध और लोगों के संतुष्टि और हितों का ध्यान रखता है। और ये जो दो पक्ष के आधार पे नेतृत्व चूंकि इनका मिक्स रूप होता है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होता। मतलब कोई कहे कि एब्सोल्युटली हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दोनों का मिक्स रूप होता है, और इस मिक्स रूप को इन लोगों ने अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया। जहां मैनेजरियल ग्रिड के अंदर इसे 11, 91, 19, 55, 99 और 5 प्रकार के नेतृत्व शैलियों का नाम देते हैं, जिसमें एम्पावर सेड, टास्क मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट एंड मिडिल ऑफ मैन में कहा, और टीम को सबसे बेस्ट बताया। तो आप कॉमन चीज क्या देखोगे कि सभी के भीतर ये जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, मानव संबंधों का ध्यान रखने वाला है, उसको ज्यादा बढ़िया बता रहे हैं, न कि उत्पादन पे बल देने वाले को केवल उसी का ध्यान रखने। मतलब एक तरह से ज्यादा बेहतर नेता वो है जो अपने अधीनस्थों में विश्वास रखे, उनको साथ लेके चले, उनको भी आगे बढ़ाए, और मतलब उनकी भी हितों का ध्यान रखें। ज्यादा बेस्ट नेता वो है। नेतृत्व शैली सभी का कॉमन कंक्लूजन है, चाहे तो आप मिशिगन स्टडी में कर्मचारी केंद्रित ले लो, चाहे आप लिंकर्ट में पार्टिसिपेटिव ले लो, चाहे आप जो है ओयो स्टडी में हाई आईएस एंड हाई सी ले लो, और चाहे आप मैनेजरियल ग्रेड में आपका टीम मैनेजमेंट ले लो। सभी का एक कॉमन कंक्लूजन तो एक आ रहा है। तो हम सबके आधार पे एक बात कह सकते हैं कि भाई जिसमें मानव संबंधों को महत्व दिया जाए, जिसमें अधीनस्थों का विश्वास जीतने पे बल दिया जाए, जिसमें अधीनस्थों की भागीदारी पर फोकस किया जाए, जिसमें समूह भावना ज्यादा हो और उसको उस स्पिरिट को बढ़ाया जाए, वो जो नेतृत्व शैली है, मतलब उसके साथ साथ अगर उत्पादन भी फोकस्ड हो, तो वो जो नेतृत्व शैली है वो सबसे बेस्ट प्रकार का नेतृत्व माना जाता है। मतलब आपके लिए ये सारा अध्ययन आप लोगों को एक बेहतर नेतृत्व करता बनने का रास्ता दिखा रही है, एक बेहतर प्रशासक बनने का रास्ता दिखा रही है। अगर आप लोग देख पा रहे हो इसे कि आपके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे समझिए। क्योंकि जब भी हम लीडरशिप के रोल पे आते हैं तो हमारा फोकस, हमारा व्यवहार जो होता है वो सब टास्क सेंट्रिक हो जाता है उस समय। हमें लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, मुझे सब चीजें पता है, मैं ही जानता हूं, ये कुछ नहीं है। और वो नेतृत्व ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ये सबका एक कॉमन कंक्लूजन है, बस नाम अलग अलग है। जैसे मैनेजरियल ग्रेड में 5 नाम दे दिया, तो इसी तरह से जो सिस्टम थ्योरी है लिंकर्ट की, उसमें सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, एक्सप्लोटेटिव, बेनेवलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव नाम दे दिया। तो मिशिगन स्टडी में टास्क सेंट्रिक एंड एम्प्लॉय सेंट्रिक नाम दे दिया। और तो इसी तरह से आपका ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी के भीतर ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च ने इसको इनिशिएटिव कंस्ट्रक्शन और कंसिडरेशन, इनिशिएटिव, स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन में वर्गीकृत करके 4 भागों में बांट दिया, जिसमें से हाई आईएस और हाई सी जो लीडरशिप है उसको बेस्ट बता दिया। तो सभी ने मानव व्यवहार का अध्ययन करके सबका ही कंक्लूजन देखते हो तो एक ही जैसा निकलता है। लेकिन सबका कॉमन हम आलोचना देखें, मतलब इनकी सबकी समीक्षा करें व्यवहारवादियों की, तो अगर सबको लेके एक हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें सबको, तो हम क्या करें? देखिए,
सबने मानव व्यवहार की बातें बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सबके कॉमन से कंक्लूजन भी है, लेकिन एक ही प्रकार का नेता जो एक परिस्थिति में सफल होता है, दूसरी परिस्थिति में फेल हो जाता है। इंपॉर्टेंट देखिए, तो इन्होंने किसी ने भी वातावरण का अध्ययन, वातावरण की कोई बात ही नहीं की कि उसका नेतृत्व में उसकी कोई भूमिका है क्या। तो व्यवहारवादी अध्ययन में नेतृत्व का, नेतृत्व की परिस्थिति वह बाह्य वातावरण के घटकों की, बाह्य वातावरणीय वातावरणीय घटकों की अनदेखी की। एक तो ये इन पे हम आरोप लगा सकते हैं, भैया ये तो कमी है साफ साफ, जब आप इसके मूल्यांकन करो तो। नंबर एक बात। नंबर दो बात अगर हम इसमें निकालें, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सभी ने, मतलब ये जितने भी है उन सब लोगों ने जो अधीनस्थ है उनकी मेच्योरिटी, उनका नयापन, पुरानापन, लोकतांत्रिकपन, उन पे ध्यान नहीं दिया। मतलब नेता क्या करे वही है, अधीनस्थों का स्तर क्या है इसकी भी कोई जिक्र नहीं है, जबकि नेतृत्व बेसिकली आपकी टीम के सदस्यों का लेवल क्या है इसके आधार पर तय होता है। इसीलिए हम इसे एक और चीज कह सकते हैं कि इस अध्ययन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थों की परिपक्वता की भी अनदेखी की गई, जो कि उत्तरवर्ती अध्ययनों में नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। ये भी एक हम इसमें बता सकते हैं। ओके, तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात है कि जब ये मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इसे दो भागों में, कोई चार भागों में, कोई अ, पांच भागों में बांटते हैं, लेकिन मानव व्यवहार को ऐसे बारीकी से वर्गीकृत करना बहुत कठिन है। मतलब कोई कहे कि ये इससे ऐसे हो जाओ, इससे ऐसे हो जाओ, पॉसिबल नहीं है। तो मानव व्यवहार जो है, मानव व्यवहार बहुत जटिल है। उक्त अध्ययन केवल उसका सरलीकरण है। लेकिन संपूर्ण, लेकिन संपूर्णीकरण नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है कि आप कहो कि आपने मानव व्यवहार का अध्ययन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे करते हुए ये भी कर सकते, एक और कह सकते हो कि आपने बहुत लिमिटेड स्टडी करके यूनिवर्सल थ्योरी दे दो। मतलब एक अलग अलग जो समाजों का, अलग अलग देशों का, अलग अलग परिस्थितियों के लोगों का जो मानव व्यवहार है वो बहुत अलग अलग है, उनके वैल्यूज अलग होते हैं। तो सीमित अध्ययनों को, ये तो आप हर जगह लाइन लिख सकते हो, सीमित अध्ययन, अध्ययन को सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। ओके, ये इसकी कुछ कुछ पॉइंट्स आप समीक्षा में लिख देंगे। तो इस तरह से ये व्यवहारवादी नेतृत्व के जो उपागम है, मॉडल्स है, वो हमने कंप्लीट किए।
समय ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। इसलिए कल हम सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, और आपके लिए मतलब आपके खुद की लाइफ के लिए भी बहुत बहुत काम की चीज है। मतलब ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को भी एक अलग ग्रूम देती है, अलग तरह का मोड़ देती है। आप जब प्रशासक बन जाएंगे तब भी एक शिक्षक के तौर पर मुझे भी बहुत कुछ इन्होंने सिखाया है। मेरे व्यक्तित्व में भी ये सारे अध्ययनों ने फर्क प्रभाव डाला, और बहुत सारे लीडरशिप में मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये पूरी चीजें आपके एक सिलेक्शन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, और खुद के व्यक्तित्व के तौर पर भी काम की चीजें। तो इसलिए आप मन लगा के, थोड़ा इंटरेस्ट लेके इन्हें आप पढ़िए, और लगातार प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहो, लाइव क्लास ही लें। मतलब ये मेरा सजेशन है आपको। चलिए, आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।